हेलो क्लास। कहते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस को जान लेना उस एग्ज़ाम को आधा समझ लेना होता है और वही उसकी आधी लड़ाई भी जीत लेना होता है। तो आज हम आपकी उसी आधी लड़ाई में आपकी मदद करेंगे। HUQP 20 जो कि साइकोलॉजी पीजी के लिए आपका कोड है, उसके CUET PG की वेबसाइट पे आपके जो 13 चैप्टर्स दिए हुए हैं उनकी डिटेल्ड एनालिसिस आज आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ द हिस्टोरिका। मैं आपकी साइकोलॉजी मेंटोर अपर्णा राय। मेरी क्वालिफिकेशंस हैं BSc साइकोलॉजी ऑनर्स फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इटसेल्फ और 2025 का गेट भी आई हैव क्वालिफाइड। तो ये जो सिलेबस है, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव, इलाबोरेटिव और डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सिलेबस है, ये आपकी ना कि सिर्फ CUET PG जो 2026 में आपका होने वाला है उसमें आपकी मदद करेगा, बल्कि ये आपको गेट एग्जाम को भी क्वालिफाई करने में आपकी मदद करेगा। फर्दर आप ये सिलेबस इसको डाउनलोड कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग द ऐप। द हिस्टोरिका का ऐप आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे ये डिटेल्ड PDF आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से ये सिलेबस प्रॉपर डाउनलोड करके अपनी तैयारी अभी से और आज से ही शुरू कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है ये पूरा सिलेबस। सिलेबस से पहले हम देखते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या है। प्रीवियस पैटर्न क्योंकि कुछ और था और अभी पिछले 2 सालों से यानी कि 24 और 25 में ही ये सिलेबस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चंस होंगे, टाइम लिमिट क्या होगी, आपका उसमें लैंग्वेज क्या आएगा, कौन सी लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा, आपकी सब्जेक्ट के बेसिस पे कितनी स्पेसिफिक नॉलेज और कितने डिटेल्ड उसमें आपको चाहिए होगा। तो साइकोलॉजी का जो पेपर है उसका कोड है HUQP 20। उसमें आपके 75 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। 75 टोटल क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस हिसाब से आपके टोटल 300 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। 75 क्वेश्चंस के लिए आपको जो टाइम अलॉटेड होता है वो होता है 90 मिनट्स का। पहले प्रीवियसली क्योंकि इसमें पेपर 1 में GS के क्वेश्चंस ऐड होते थे 25, तो वो आपका टाइम जो था वो 105 मिनट्स हुआ करता था। वो पोर्शन हटा है तो आपका ये सिलेबस, आपका ये क्वेश्चन पेपर अब सिर्फ 90 मिनट्स का होता है और 75 क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ आपके साइकोलॉजी के सिलेबस से होते हैं। कोई और कुछ नहीं होता, ना GS, नथिंग एल्स, सिर्फ आपका साइकोलॉजी का सिलेबस। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जिसके लिए आपको ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। सारे 75 के 75 क्वेश्चंस यू मस्ट हैव टू डन। क्वेश्चंस का लैंग्वेज क्या होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होता है। आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आप हिंदी में भी अगर कुछ चीज़ें समझते हैं तो आप हिंदी का भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपको दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है बाय CUET। तो ये आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज है। क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पे होता है, 75 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट्स होते हैं। इतनी बेसिक नॉलेज अगर अब आपको मिल चुकी है तो लेट्स मूव टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका सिलेबस है। सबसे पहले जो आपके सिलेबस PG की वेबसाइट पे खोलते आपको मिलता है वो ये 3 चैप्टर्स होते हैं। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं वहाँ से। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है, तो इसका हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी का एक वीडियो आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट गो, उससे आपको एक बेसिक नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी समझ आएगा। व्हाट साइकोलॉजी इज, व्हाई इट इज़ अ साइंस, ये एक हब साइंस कैसे है, कितने सब्जेक्ट्स इसमें कंपाइल करके ये एक साइकोलॉजी को साइंस बनाया गया है, सोशल साइंस इसमें कैसे इन्वॉल्व है, इसके गोल्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैसे हम फर्दर मूव करते हैं किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी एक बेसिक इंट्रोडक्टरी नॉलेज है, क्योंकि साइकोलॉजी का पेपर साइकोलॉजी और नॉन साइकोलॉजी दोनों बैकग्राउंड के बच्चे दे सकते हैं। अगर आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, वेल एंड गुड। आप अगर नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आपको साइकोलॉजी की एक बेसिक समझ होनी चाहिए। वो बच्चे जो ये सोच के साइकोलॉजी, नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से साइकोलॉजी बैकग्राउंड में जंप कर रहे हैं कि वो ये जान जाएंगे कि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद सामने वाला क्या सोच रहा है, तो आप एक बार साइकोलॉजी की बेसिक नॉलेज ले लीजिए कि साइकोलॉजी सिर्फ यही नहीं होता है। साइकोलॉजी में स्टैट्स होता है, साइकोलॉजी में रिसर्च मेथड्स होते हैं, साइकोलॉजी में बायोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं, सोशल के टॉपिक्स होते हैं। आप एक बार ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस जो है आपके सिलेबस का वो देख के तब जंप इन करिएगा। नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल खास तरीके से वो ये ध्यान देंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, इसका एक वीडियो भी आ चुका है, आप वो देख सकते हैं, वहाँ से अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स हिस्ट्री, एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो। और साइकोलॉजी एक बहुत ही बर्डिंग, बहुत ही न्यू सब्जेक्ट है, बहुत ही न्यू डिसिप्लिन है। इसकी हिस्ट्री सिर्फ 140 ईयर्स की ही है, तो 140 ईयर्स की बहुत न्यू हिस्ट्री है। बहुत अच्छे तरीके से इसको हम अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो हिस्ट्री है वो वेस्टर्न भी होती है और इंडियन भी होती है। वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने कैसे, वुंड ने कैसे अपनी लैब स्टैब्लिश करी, कैसे टिश्नर आए, कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई, फिर इंडिया में कैसे साइकोलॉजी आई, कैलकटा में कैसी फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने साइकोलॉजी को एज अ ब्रांच स्टैब्लिश किया, फिर कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, कैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में NN सेनगुप्ता, गिरीश्वर दास, इन लोगों ने कैसे साइकोलॉजी की हिस्ट्री में एक मेजर रोल निभाया है, वो हम देखेंगे हिस्ट्री पार्ट में। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एक रेगुलर स्कूल है जहाँ हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मतलब थॉट्स, जो भी, क्योंकि साइकोलॉजी एक बहुत इमर्जिंग, बहुत ही न्यू ब्रांच थी, तो जितने साइकोलॉजिस्ट आते थे वो कहते थे साइकोलॉजी को इन तरीक़ों से पढ़ना चाहिए। वो अपना एक स्कूल इस्टेब्लिश करते थे, एक थॉट इस्टेब्लिश करते थे। जैसे साइको एनालिसिस ने, फ्रॉइड ने अपनी एक थॉट प्रोसेस रखी कि ऐसे साइकोलॉजी को पढ़ना चाहिए। जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट में वर्टहाइमर, कोलर, इन लोगों ने अपना एक थॉट रखा कि परसेप्शंस की स्टडी होनी चाहिए साइकोलॉजी में। वुंड आए, उन्होंने बोला, टिश्नर, इन लोगों ने स्ट्रक्चरलेस थॉट को बिल्कुल ही फोकस किया और बोला ऐसे साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइकोलॉजी में अगर आप थॉट्स को समझ लेंगे कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट किस थॉट के ऊपर बात कर रहा है। प्लेटो किस थॉट के ऊपर चल रहे थे, वो एम्पिरिसिज्म पे बात कर रहे थे, रेशनलिस्ट थॉट पे बात कर रहे थे, आपके एरिस्टोटल किस थॉट पे बात कर रहे थे, वो कैसे लाइफ में बायोलॉजिकल थॉट्स के ऊपर बातें कर रहे थे। अगर हम वो जान जाएंगे तो हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा कि हम जेम्स को समझ जाएंगे, तो हम फंक्शनलिज्म को समझ जाएंगे कि जेम्स ने फंक्शनलिज्म पे बात की, हम जेम्स को समझ गए कि वो कहते थे कि फंक्शनल बिहेवियर ऑफ एक माइंड को समझो, ना कि सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को। ब्लू सोचो, ब्लू के बारे में सोचो। फिर जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट को अगर हम समझ जाएंगे, हम वर्टहाइमर के थॉट्स को समझ जाएंगे कि वर्टहाइमर ने परसेप्शंस पे कैसे बात की, परसेप्शन पे उनका क्या काम था, परसेप्शन में इल्यूजन्स पे कैसे उन्होंने बात की, कैसे हम डेप्थ को परसीव करते हैं, ये सब समझ जाएंगे तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बिल्कुल बिल्कुल आसान हो जाएगा। इससे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो भी बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट, मूविंग टू दिस नेक्स्ट स्लाइड, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है। बहुत बेसिक्स होते हैं, न्यूरॉन्स आपको पता होती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको पता होते हैं, आपको पता होता है गाबा क्या काम करता है, आपको पता होता है एसिटिलकोलिन क्या होता है। लेकिन ये बड़े बड़े शब्द सुन के नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड का बच्चा थोड़ा सा डरता है, तो उसको हम बिल्कुल, बहुत ईजी हो जाता है अगर आप बहुत बेसिक से शुरू करके उसको पढ़ते हैं। पहले आप सिलेबस जान लीजिए कि पढ़ना क्या है। बायोलॉजी में पूरी बायोलॉजी नहीं पढ़नी है आपको, सिर्फ उसका साइकोलॉजी रिलेटेड पार्ट पढ़ना है। लाइक आपको सिर्फ नर्वस वाला पार्ट पढ़ लेना है, आपको सिर्फ हार्मोनल वाला पार्ट पढ़ लेना है, जिससे आपका काम बिल्कुल आसानी से चल जाएगा। क्या छोड़ देना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ लेना है उससे। तो न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत बेसिक यूनिट होते हैं कि इनको हम बिल्कुल समझ के जाएं आपके एग्जाम के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या होता है, एक्सॉन्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, सेल बॉडी क्या होती है, ये बिल्कुल अच्छे से समझना होता है। नर्वस सिस्टम में कैसे उसके मैसेजेस जनरेट होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे पास ऑन होते हैं वो मैसेजेस, कैसे न्यूरॉन इम्पल्स जनरेट होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। अब लिविंग ब्रेन की स्टडीज़ पे भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, लाइक CT स्कैन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, MRI पे, PET स्कैन्स के थ्रू, PT स्कैन्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसके लिए लुकिंग इनसाइड द लिविंग ब्रेन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हम मेथड्स पढ़ते हैं, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द ब्रेन की न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स के मेथड्स। इसमें हम CT स्कैन, MRI, ये सब बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, कौन सी वेव्स होती हैं, कौन एक्सरे पे डिपेंड करता है, कौन मैग्नेटिक वेव्स पे डिपेंड करता है, कौन मेटाबॉलिक पे डिपेंड करता है। आपका जो PET स्कैन्स होते हैं वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, किसके कंजम्पशंस पे डिपेंड करते हैं, ब्रेन के कौन सी एरिया को, कौन बहुत ही फाइन तरीके से बिल्कुल इसको स्टडी करता है। ये इस टॉपिक में कर लेने के अगर 1-2 क्वेश्चंस भी आते हैं तो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से वो 4 नंबर को फेच कर पाते हैं। अब इसमें कुछ बॉटम अप थियोरीज है, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन जान लेना, बहुत ही बेसिक और बहुत जो
बहुत ऊपर ऊपर से एक स्ट्रक्चर जान लेना वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो हाइंड ब्रेन जान लेना, हाइंड ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स होता है हमारा, एसोसिएशन एरियाज क्या होते हैं, इनकी बहुत ही बेसिक नॉलेज हमें चाहिए होती है और वो हम आगे लेक्चर्स में ज़रूर लेंगे। नेक्स्ट आपका इसी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में हम कुछ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, ये बहुत आसान टॉपिक्स होते हैं और CUET के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए ये और इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक्स हो जाते हैं। तो इनको बस एक थॉरो स्टडी से भी हम एकदम इनका नॉलेज ले सकते हैं। लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे होता है, अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनका फंक्शन कैसे होता है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर से तो इस ईयर भी अच्छे क्वेश्चंस आए थे और अगर इनका एक बेसिक भी हमको नॉलेज रहा होगा तो हमने वो क्वेश्चंस फेच किए होंगे, नहीं तो फिर वो -1 जाता है और वो फिर 4 नहीं 5 मार्क्स आपके कट ऑफ करता है। तो इनका क्वेश्चंस अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो बहुत 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं पर चैप्टर, अभी जो रिसेंट ट्रेंड रहा है। तो जब 7 to 8 चैप्टर्स आ रहे हैं किसी चैप्टर से तो उसके सारे टॉपिक्स को कवर करके जाना यही बुद्धिमानी का काम होगा। तो हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट आपका आ जाता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के बाद लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग एंड मेमोरी में आपका यहाँ पे अटेंशन भी होता है एक टॉपिक। अटेंशन को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर सिर्फ अटेंशन को पढ़ के जाना है कि अगर MSQ या फिर मैच द फॉलोइंग में कोई भी एक वर्ड आया, कोई भी उससे रिलेटेड अटेंशन की कोई थ्योरी, कुछ उसका वर्ड, उसकी किसी भी किसने क्या कॉइन किया था, ये आ जाता है तो हम उसको सिर्फ सॉल्व कर सके, उसके लिए अटेंशन हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ेंगे। बाकी लर्निंग और मेमोरी में हम लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से अभी का ट्रेंड 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन का एकदम रहा है। लर्निंग, पैवलो की स्टडी यहाँ पे पढ़नी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, कैसे ये सारी स्टडीज़ हुई थी, इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट, स्किनर जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग को किया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग में पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थॉर्नडाइक, स्किनर, इनको हम पढ़ेंगे। लर्नड हेल्पलेसनेस को भी आगे पढ़ेंगे जो कि मार्टिन सेलिगमैन ने इसको कॉइन किया था। रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल्स, पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट में बहुत आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है एग्जामिनर, क्योंकि थोड़े थोड़े वर्ड से ये टॉपिक्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पनिशमेंट क्या होता है, पनिशमेंट में ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्या रोल होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के और सारे एप्लीकेशंस क्या हैं। फर्दर लेक्चर्स में हम इनको बिल्कुल डिटेल पढ़ेंगे। अभी रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, ये सारे वर्ड्स अगर कंफ्यूज करते हैं आपको तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, विल गेट इनटू इट। आपके बिहेवियर का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी कैसे इवॉल्व हुई, कैसे मेज एक्सपेरिमेंट्स हुए, कैसे टोलमैन का एक्सपेरिमेंट हुआ, कोलर की कैसे एक स्टडी आई, कोलर जो कि आपके एक जेस्टर्ट साइकोलॉजिस्ट भी हैं, कोलर की इनसाइट लर्निंग आती है। सेलिगमैन का कैसे लर्नड हेल्पलेसनेस का टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में बैंडोरा, आपकी बोबोडॉल के एक्सपेरिमेंट्स के साथ आते हैं। वो बात करते हैं कि कैसे ऑब्जर्व करके एक इवॉल्व करता हुआ बच्चा अपने इन्वायरमेंट से कैसे कुछ चीज़ें सीखता है। तो बैंडोरा की थ्योरी, ये सारी चीज़ें अलग अलग क्वेश्चंस में भी आती हैं, एक ही क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी आ जाती हैं, MSQ में भी आ जाती है। गेट का एक ट्रेंड रहा है कि वो MSQ में क्वेश्चंस दे देता है। अभी मैंने PG की एनालिसिस की तो उसमें भी सेम CUET PG में भी मैच द फॉलोइंग ऐड किया हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर में, MSQ के फॉर्म में, असर्शन रीजन के फॉर्म में। तो जब आपकी ये सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बेसिक से क्लियर होंगे, आपने उस पर MSQs लगाए होंगे, MCQs सॉल्व किए होंगे, PYQs की अच्छे से एनालिसिस की होगी, सिलेबस पढ़ा होगा, तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं और ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, विल सी। लर्निंग के बाद मेमोरी आपका टॉपिक आता है। मेमोरी क्या है, प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी क्या है, मेमोरी कंसोलिडेशन कैसे होता है, मॉडल्स ऑफ मेमोरी क्या है। मॉडल्स ऑफ मेमोरी में आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में एटकिंसन और सिफ्रिन ने इसको कैसे प्रपोज किया, कैसे दिया। बहुत थॉरो नॉलेज चाहिए, लेकिन नॉलेज चाहिए जो कि कंसोलिडेटेड नॉलेज होगा आपका, कि आप कंफ्यूज ना करें अदर क्वेश्चंस के साथ किसी भी क्वेश्चन को। सेंसरी मेमोरी में कैसे इसकी स्पर्लिंजर ने कैसे सेंसरी मेमोरी की स्टडी की कि ऑडिटरी मेमोरी कब तक रहती है, आइकॉनिक मेमोरी कब तक रहती है, वो
उनकी भी जो भी स्टडीज़ है वो हम सारे लेक्चर्स में कवर करेंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे होती है, कैसे इन्फॉर्मेशन किसी एक वन मोड से अलग अलग मोड्स में ट्रांसफ़र की, कैसे सेंसेस हमारी फील करती हैं, कैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई भी नॉलेज जाती है, कैसे वो पास ऑन होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, क्या मेक करता है रिहर्सल, मेंटेन रिहर्सल, कैसे कैसे वो मूव करता है, ये हम सब अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ सिलेबस देखिए, सिलेबस को थॉरोली समझिए, सिलेबस को बैठ के एक बार खुद से एनालाइज करिए कि किस सिलेबस में आपको, इस सिलेबस में कितना पता है। क्योंकि अभी आप या तो सेकेंड ईयर के फाइनल में होंगे, सेकेंड ईयर आपका ख़त्म हो रहा होगा, या आप थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम या थर्ड ईयर में जा चुके होंगे, तो जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो बहुत सारा सिलेबस कवर कर चुके होते हैं। DU BHU इनका बहुत एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है जो कि CVT PG में बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर आप यहाँ से हैं तो आपने इस सिलेबस का बहुत सारा पार्ट कवर किया हुआ है ऑलरेडी। सेमेस्टर 5 में आप पाएंगे कि ये सिलेबस बिल्कुल उससे मैच करता हुआ होता है। तो वो साथ साथ अगर आप अपने सिलेबस, अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने के साथ साथ अगर ये सिलेबस और इसकी प्रिपरेशन करते हैं, आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये सेम सिलेबस है आपका बिल्कुल। लर्निंग, मेमोरी, ये सारी चीज़ें आपकी, सेंसरी मेमोरी, इन्फॉर्मेशन, एटकिंसन शिफ्रिन का मॉडल, ये सारा कुछ आपके सिलेबस में भी डिज़ाइंड है। रिट्रीवल कैसे होता है, रिट्रीवल क्यूज़ क्या क्या होते हैं, एलिजाबेथ लॉफ्टस का एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हो जाता है, कैसे उन्होंने एक फॉल्स मेमोरी इंसर्ट कर दी लोगों के अंदर और फिर वो कैसे मूव करा उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को। तो आई विटनेस वाला एक्सपेरिमेंट आ जाता है, कभी कभी MSQ में आ जाता है ये क्वेश्चन। इतने सारे टॉपिक्स को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, ये सारे टॉपिक्स बहुत इजी हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो इनको याद कर लेना, इनको समझ के याद कर लेना, इनको पढ़ के थॉरोली इनकी रिविजन्स करते रहना। और अभी आपके पास जो टाइम स्पैन है अभी से लेके फरवरी तक का, मार्च तक का, उसमें ये बहुत बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा सारा सिलेबस। कैसे इसका नेचर, कैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे रिकन्स्ट्रक्ट है, क्यों कहते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी एक इनफाइनाइट स्टोरेज सिस्टम है, ये हम जानेंगे। रिट्रीवल कैसे करते हैं, कोई चीज़ स्टोर तो कर ली, कहते हैं कि कोई भी चीज़ देखो, कुछ भी सुनो, कुछ भी जानो, वो सब मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो उसका रिट्रीवल कैसे होगा। बचपन से लेके आज तक हमने जो भी चीज़ें देखी, जिन भी चीज़ों को हमने सीखा, वो सब स्टोर्ड है। सारे मैथ्स के फॉर्मूलाज भी, हाँ बिल्कुल सब स्टोर होता है सारा कुछ, लेकिन उनका रिट्रीवल क्यूज़ नहीं होते हमारे पास, हम उनको सिर्फ रिट्राइव नहीं कर पाते, इस वजह से वी फेल टू रिकॉल दीज मेमोरीज। तो कैसे हम इनके रिट्रीवल को, कैसे इन सारी मेमोरीज़ को हम जानते हैं कि ये सच में है हमारे पास, इनको हम मेमोरी के चैप्टर में बहुत ठीक से पढ़ेंगे। फॉरगेटिंग के बारे में, फॉरगेटिंग कर्व को बहुत अच्छे से हम देखेंगे कि एबिंगॉस ने कैसे फॉरगेटिंग कर्व बनाया। उन्होंने कैसे बोला कि मेमोरी 20 मिनट्स में कितनी मेमोरी, हमने कोई भी चीज़ अभी याद की तो 20 मिनट्स के बाद हम कितना भूल जाते हैं, 40 मिनट्स के बाद हम कितनी मेमोरी को रख पाते हैं, कितनी कंसोलिडेट करते हैं और कितनी भूल जाते हैं, 60 मिनट्स में कितनी भूल जाते हैं। और ये ना भूलें, इनके क्या तरीके हैं, कैसे किसी चीज़ को मेंटेन रिहर्सल करें, कितने दिन पे, 1 वीक में, कैसे इनको हेल्प, कैसे एबिंगॉस ने पर्टिकुलरली इस पे बात की थी कि मेमोरी की फॉरगेटिंग कैसे होती है और उनका रिट्रीवल कैसे होता है, कैसे क्यूज़, कैसे हम जो इनकोड करते हैं वो स्पेसिफिकली हमको हेल्प करता है इन द रिट्रीवल ऑफ दैट सेम मेमोरी। व्हाई द रीजंस वी फॉरगेट, क्योंकि मेमोरी से रिलेटेड कुछ हमारे पास पैथोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, उनको भी हम, जो हमारे साइकोलॉजिकल आपका एक चैप्टर है अभी लास्ट में, उनमें जितने भी ट्रॉमाज हैं, जितनी भी एंग्जाइटी है, जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी एक पार्ट है। तो वहाँ पे हम ये एमनीजिया जितनी भी होते हैं, जितनी मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जितनी लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जितनी नर्वस ब्रेकडाउन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम वो चैप्टर में कवर करेंगे पूरा प्रॉपर। सेंसेशन एंड परसेप्शन, the world is all about its perception, what we sense from our senses, उसको हम perceive कैसे करते हैं, और वो हर पर्सन का, हर इंडिविजुअल का एक डिफरेंट परसेप्शन होता है हर चीज़ को लेके। आप क्या सेंस करते हैं और क्या परसीव करते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे, आपके अपने बिहेवियर पे। तो सेंसेशन एंड परसेप्शन में स्पेशली जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने इस पर बहुत फोकस किया था। वर्टहाइमर जो कि जेस्टाल्ट साइकोलॉजी को इन्होंने ही इस्टेब्लिश कराया था, कोलर जो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ABCs ऑफ सेंसेशन क्या है, मतलब कि सेंसेशन कैसे, आपके किस कंपोनेंट्स क्या है, उसके ट्रांसडक्शन कैसे होता है किसी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन का, हवा कैसे आपको अगर मूव
कुछ भी फील होता है आपकी सेंसेस में, आपके 5 सेंसेस जो भी हैं, आपकी आईज़, आपके ईयर्स, आपकी नोज़, ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस को आपकी नोज़ कैसे सेंस करती है, जितनी भी आइकॉनिक सेंसेशंस हैं, आपकी आंखें कैसे देखती हैं उनको, आपके कान कैसे ऑडिटरी सेंसेशंस को सुन के फ़िल्टर करके फिर हमें एक परसेप्शन देते हैं, आपकी स्किन भी एक सेंसरी ऑर्गन है, कैसे ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, कौन सा सेंसरी थ्रेशोल्ड चाहिए होता है हमें, बचपन में हमारा थ्रेशोल्ड कितना होता है, मिडिल एज में पहुंचने पे हमारे थ्रेशोल्ड में क्या चेंज आता है, ओल्ड एज में लोग क्यों तेज बोलने पे सुनते हैं, क्यों उन्हें ऊंची आवाज़ में सुनाई देता है, सिर्फ थ्रेशोल्ड है, ये सारा थ्रेशोल्ड का गेम होता है, इसको हम देखेंगे। हैबिचुएशन एंड सेंसरी एडेप्टेशन बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इन दोनों में, क्योंकि हम छोटी सी चीज़ की वजह से इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, तो इसको नहीं कंफ्यूज करना है, इसको हम फर्दर लेक्चर्स में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। साइंस कैसे हम देखने का क्या साइंस है, इसमें बहुत कॉन्ट्रालेटरल कैसे हमारा व्यू है, इप्सिलेटरल व्यू के बारे में क्वेश्चंस आए हुए हैं, पीजी में भी आए हुए हैं इस पे क्वेश्चंस। अगर हम प्रीवियस ईयर जब एनालिसिस करेंगे उसमें हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि इप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटरल में हम बहुत कंफ्यूज करते हैं कि आंखों से कैसे सेंसेस और इन्फॉर्मेशन अंदर जाती हैं ब्रेन में, कैसे रेटिना पे वो जाके आंखों पे रेटिना पे फॉल करके कैसे ऑप्टिक नर्व उनको ले जा करके कहीं पे पहुंचाता है, कैसे हम इमेजेस फॉर्म करते हैं, कैसे ये पूरी दुनिया हम देख पा रहे हैं, इसमें कलर कैसे आ रहा है, वो सब साइंस ऑफ सीइंग में हम देखेंगे कि लाइट और आई का क्या है, विजुअल पाथवेज क्या होते हैं, परसेप्शन ऑफ कलर क्या होता है, हियरिंग के सेंस क्या होते हैं, क्योंकि इनकी भी बहुत सारी थ्योरी, वॉली का प्रिंसिपल आता है इसमें, वो सब हम बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे इनमें। पिच को कैसे परसीव करते हैं, इम्पेयरमेंट्स कैसे, हियरिंग इम्पेयरमेंट से भी बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल सेंसेस लाइक टेस्ट हमारा कैसे होता है, टेस्ट के भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, गस्टेशन के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, ऑल्फैक्शन में क्या होता है, कैसे हमें कोई चीज़ महक के हम किसी चीज़ के बारे में उसके बारे में एक परसेप्शन बनाते हैं, और अदर सेंसेस क्या हैं। ये हो गई आपके 5 सेंसेस की बात। बाकी अदर सेंसेस क्या होते हैं, सोमेस्थेटिक सेंसेस कैसे होते हैं, पेन रिसेप्टर्स क्या होते हैं, आपको इसमें मिलेगा अभी आगे, इसी में आएगा आपके कि आप कैसे आपकी बॉडी पे पेन फील होता है, कैसे आपका कोई हेयर पुल करे तो एक पेन फील होता है, कैसे नेल पुल कर लेने के बाद एक पेन फील होता है, रिसेप्टर्स कितने डीप होते हैं आपकी बॉडी में, कितनी अंदर तक और कितने ऊपर आपके वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें आते हैं आपके बॉडी का मूवमेंट और पोजीशन कैसे डिफाइन होता है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो ईयर है वो एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, सेरिबेलम हमारा ब्रेन का एक पार्ट है, वो एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। हमारी बॉडी अगर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैलेंस्ड है तो वो ईयर मेंटेन करता है। तो बहुत कन्फ्यूजन होता था कि ईयर कैसे करता है, इट्स अ फनल लाइक पार्ट, ये कैसे करेगा। तो हम इसको पढ़ते कि इसके अंदर बहुत से इनर ईयर, मिडिल ईयर और आपके आउटर ईयर में कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं। ईयर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कॉक्लिया का क्या रोल होता है, उसके जो फ्लूइड्स होते हैं अंदर वो बेसिकली हेल्प करते हैं आपके मूवमेंट और बैलेंस पे। फिर आपके परसेप्शन का क्या है बेसिक्स, हम कैसे ऑर्गेनाइज जो भी परसेप्शन हमारा होता है उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी एक फॉर्म में। डेप्थ परसेप्शन को कैसे हम करते हैं, इल्यूजन्स क्या होता है, इल्यूजन्स पे इस बार भी क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया है, 22 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। बिल्कुल ये इल्यूजन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है परसेप्शन में। नेक्स्ट आपका परसेप्शन और सेंसेशन के बाद जो टॉपिक आता है वो है इमोशन एंड मोटिवेशन, और साथ में यहाँ पे स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस में आपका गैस मॉडल ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी हम स्ट्रेस को अच्छे से देखेंगे, बट अभी तक जितना भी एनालिसिस में आया है वो गैस मॉडल पे क्वेश्चंस आए हुए हैं बिल्कुल सीधे सीधे, तो ये हम देख लेंगे। बाकी इमोशन एंड मोटिवेशन में आपके ये सारे सब टॉपिक्स हैं। मोटिवेशन को समझना, मोटिवेशन को डिफाइन करना, मोटिवेशन क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का भी एक पार्ट हो जाता है, उसकी भी कुछ थ्योरीज है जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, उनको भी डिटेल पढ़ेंगे। बहुत से लॉज होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे मोटिवेशन के, इसके अप्रोचेज कैसे थे मोटिवेशन के, साइकोलॉजिकल नीड और अराउजल की थ्योरी कैसे आती है, मैस्लो का क्या क्या रोल है, हमारी जो नीड की थ्योरीज है ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। इंसेंटिव का क्या अप्रोच होता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है मोटिवेशन के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम मोटिवेट होते हैं, हंगर हमें कैसे मोटिवेट करता है, सोशल कंपोनेंट्स क्या है हंगर के, कैसे ओबीज और ओबिसिटी बेसिकली साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में कैसे ओबिसिटी को हम देखते हैं। इमोशन में आपके थोड़े इंपॉर्टेंट थ्योरी लैंज की थ्योरी है और 3 कंपोनेंट की थ्योरी है, तो वो सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट हो जाती है इमोशन में।
फिर इमोशन की कॉग्निटिव थ्योरीज आ जाती हैं, कुछ कुछ क्लासिकल स्टडीज़ है एंग्री मैन और हैप्पी मैन की, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखेंगे। इमोशन एंड मोटिवेशन के बाद आपका जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका सिलेबस में जो गिवन है वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पे उसकी थ्योरीज की शुरुआत से लेकर के कैसे इंटेलिजेंस टेस्ट बने, बीने कैसे आए इंटेलिजेंस में, और फिर आपके अदर इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे हुए, कैसे कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ टेस्टिंग में, कैसे इंटेलिजेंस को मेज़र किया गया, इंटेलिजेंस का फॉर्मूला कैसे आया, आईक्यू का फॉर्मूला कैसे आया, कैसे क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज को रिलेट करके इनके फॉर्मूलेज को कंबाइन करके इनको बना, कैसे फिर इसी आईक्यू को हटा करके आपके अलग फॉर्मूलेज बनाए गए, मेंटल इमेजरी को कैसे इंटेलिजेंस मेज़र करता है, कॉन्सेप्ट्स और प्रोटोटाइप, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी कैसी होती है, डिसीजन कैसे हम मेक करते हैं, क्रिएटिविटी क्या होती है, इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज़ है उन पे बात करेंगे। इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज़ है, पहले 2 टाइप की थ्योरी से शुरू होकर 3 वाली थ्योरीज़, उनकी पूरी थ्योरी बॉक्स थे, मतलब जितनी भी इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ है वो हम सारी कवर करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे होते हैं इंटेलिजेंस में, कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं इंटेलिजेंस में जो कि हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं, वो देखेंगे। इंटेलिजेंस के बाद पर्सनालिटी आता है। पर्सनालिटी अपने आप में बहुत लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस प्रॉपर यहाँ से आते हैं। पर्सनालिटी में हम फ्रॉइड से शुरू करते हैं, फ्रॉइड को पढ़ते हैं, उनके अनकॉन्शियस थॉट्स को पढ़ते हैं, फिर हम यंग को पढ़ते हैं, हॉर्नाई को पढ़ते हैं, न्यू फ्रॉइडियंस को पढ़ते हैं, एने फ्रॉइड को पढ़ते हैं, एरिक्सन की थ्योरीज़ पढ़ते हैं, पूरी थ्योरीज में कवर करके हैं। फिर आपके लर्निंग की थ्योरीज़ आ जाती हैं, इसमें कॉग्निटिव लर्निंग के जितनी भी पर्सनालिटी के व्यूज़ हैं वो आते हैं। फिर ह्यूमनिज़्म कैसे पर्सनालिटी में रोल प्ले करता है वो है। ह्यूमनिज़्म में आप जानते हैं रॉजर्स हैं, फिर आपकी ट्रेड थ्योरीज़। तो बेसिकली पर्सनालिटी में पूरी ओवरऑल 2 थ्योरीज़ होती हैं हमारी मोटे मोटे में, ट्रेट और टाइप थ्योरीज़। ट्रेड थ्योरीज़ में जितने साइकोलॉजिस्ट हैं वो हम अलग लिख के पढ़ते हैं, टाइप थ्योरीज़ के पूरे थ्योरीज़ हम अलग लिख के पढ़ते हैं, उनके साइकोलॉजिस्ट को पढ़ते हैं, उनकी थ्योरीज़ को पढ़ते हैं। तो ऐसे करके पर्सनालिटी पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। फिर पर्सनालिटी में सारे एल्पोर्ट और कैटाल की कैसी थ्योरीज़ है, मॉडर्न ट्रेड थ्योरीज़ कैसे आई, ट्रेड का पर्सपेक्टिव क्या था, न्यूरो साइंस क्या है उस ट्रेड का, कल्चरल वैल्यूज़ क्या है ट्रेड्स में, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है उस ट्रेड का, और हेरिटेबिलिटी और न्यूरो साइंस ऑफ पर्सनालिटी क्या है। क्योंकि पर्सनालिटी पढ़ने के बाद अगर हम यही नहीं बता पाए कि कैसे हम हेरिडिटरी से उसको रिलेट कर पा रहे, कैसे हम पर्सनालिटी से न्यूरो साइंस को रिलेट कर पा रहे हैं, तो एंड में हम पर्सनालिटी में बिल्कुल ये टॉपिक आता है कि न्यूरो साइंस और हेरिडिटरी से भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, लेकिन उसके ऑप्शंस में ये क्वेश्चंस ज़रूर देखे हैं मैंने। तो बिल्कुल एनालिसिस जितना भी पेपर का किया, जितने PYQ सॉल्व किए, उनमें हमेशा ये सब टॉपिक्स के ऑप्शन रहते हैं ज़रूर। MSQ के लिए, MSQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका पर्सनालिटीज़ में कितने असेसमेंट्स होते हैं। ये पूरा टॉपिक हम टेस्टिंग में ही देख लेते हैं। टेस्टिंग में इंटेलिजेंस की भी जितनी भी थ्योरीज़ हैं, जितने भी टेस्ट्स हैं वो हम देखते हैं। पर्सनालिटी के जितनी असेसमेंट्स हैं वो हम देखते हैं कि असेसमेंट में क्या डिफरेंस है और टेस्ट में क्या डिफरेंस है, कैसे हम किसी असेसमेंट और टेस्ट, इंटरव्यू कैसे कैसे सारे इन्वेंट्रीज, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। एक क्वेश्चन ऐसे आपको दे सकता है कि इन्वेंट्री उसका मैच द फॉलोइंग करो, इंटरव्यूज़ उनके मैच द फॉलोइंग करो, प्रोजेक्टिव टेस्ट को करो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट को करो। तो अगर ये पॉइंट हमारा क्लियर रहेगा टेस्टिंग में तो हम ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हम वही इंटेलिजेंस के सारे टेस्ट, पर्सनालिटी के सारे टेस्ट, ये सारे टेस्ट यहाँ कवर करते हैं और देखते हैं कि इंटरव्यूज़, टेस्ट, असेसमेंट, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट हैं जिनमें रॉर्शैक, टैट, ये सारे को बिल्कुल पढ़ना है। और क्योंकि वो मैच द फॉलोइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट हो जाता है। देन आपका लाइफ स्पेन डेवलपमेंट आता है। डेवलपमेंट में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होता है। एक बच्चा कैसे बचपन से, पैदा होने से, उसकी फर्टिलाइजेशन से लेकर के इवन कैसे गेमीट का फॉर्मेशन होता है, कैसे 2 गेमीट्स का फ्यूज़न होता है, कैसे फर्टिलाइज होता है, कैसे वो उसका जेस्टेशन पीरियड कैसे चलता है,
फिर कैसे डिलीवरी के बाद कैसे बच्चे की डेवलपमेंट होती है और कैसे लाइफ आगे बढ़ती है, कैसे कैसे स्टेजेस में बच्चा जाता है, कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं जो उसके एक साथ लगती है, उस बच्चे की सोशल थ्योरीज़ लगती हैं, आपकी फ्रॉइड की पर्सनालिटी थ्योरी कहीं नहीं गई है, वो ज़रूर बच्चे के डेवलपमेंट पे लगेगी, एरिक्सन की अपनी थ्योरीज़ होती हैं। तो एक बच्चा बड़ा होकर एडोलेसेंस में जाकर के मिड एडोलेसेंस ओल्ड एज में कैसे अपने आप को, कैसे वो बड़ा होता है, कैसे क्या होता है, ये सारा कुछ ये डेवलपमेंट में हम देखेंगे। कैसे प्रीनेटल डेवलपमेंट होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या होती हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो कोई भी चीज़ में हम बाइफर्केशन नहीं कर सकते कि यहाँ पे सिर्फ सोशल का पार्ट है, यहाँ पे सिर्फ कॉग्निशन का पार्ट है, यहाँ पे अब इंटेलिजेंस सीख रहा है बच्चा, यहाँ पे लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे नहीं, हर चीज़ इंट्रीग्ड होता है, हर चीज़ साथ चल रही होती है। सोशल भी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी साथ चल रही होती है, पेरेंटिंग भी साथ चल रही होती है। यहाँ पे आपका पेरेंटिंग का भी एक पार्ट आता है। बेसिकली 4 टाइप की पेरेंटिंग्स होती है, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। कैसे कैसे, अगर लूज पेरेंटिंग है, एक बहुत अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है, बिल्कुल भी नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग है, तो वो बच्चे के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है वो भी हम देखेंगे। आपके सिलेबस में हालांकि ये इंक्लूड नहीं है, पर क्वेश्चंस आए हुए हैं आपकी पेरेंटिंग पे, क्योंकि ये डेवलपमेंट का ही पार्ट है पेरेंटिंग आपके, तो पेरेंटिंग भी हम देखेंगे। तो बाकी आपका क्लासिकल स्टडीज़ है, कुछ कुछ विजुअल क्लिफ का, कि बच्चा कैसे डेप्थ को परसीव करता है। बेड पे चलते हुए, क्रॉल करते हुए बच्चा पहले गिर जाता है, बाद में वो कैसे परसीव करता है कि नहीं अब यहाँ पे गड्ढा है। तो ये डेप्थ क्लिफ का, विजुअल क्लिफ का एक एक्सपेरिमेंट है, वो हम देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट आपके वही स्टेजेस हैं लाइफ स्पैन के। फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है किसी का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, साइको सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। ये सारे डेवलपमेंट अलग अलग नहीं होते हैं, सब साथ चल रहे होते हैं। तो हम बहुत ही आराम से इनको देखेंगे कि कैसे ये सारे डेवलपमेंट साथ होते हैं। एडल्टहुड एंड एजिंग कैसे आती है, बच्चा एडोलेसेंस के बाद अडल्टहुड में जब एंटर करता है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो कैसे डील करता है, एजिंग में कैसे क्या होता है। फिर फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है, साइको सोशल आता है, इसकी थ्योरीज़ क्या क्या हैं, स्टेजेस क्या क्या हैं। हालांकि डेथ बहुत क्वेश्चन इससे कोई बने नहीं है, लेकिन पूरे के बाद हम अगर स्टेजेस ऑफ डेथ और डेथ को हल्का सा जान के, कल्चरल, अलग अलग कल्चर्स में डेथ के क्या एक मायने हैं, डेथ को कैसे देखा जाता है, डेथ को कैसे लिया जाता है, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। और चैप्टर को कंक्लूड, ये पूरा चैप्टर ऐसे कंक्लूड हो जाएगा कि बच्चे के बर्थ से लेके डेथ तक का आप सब हम जान जाएंगे। और अगर MSQ में ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो टैकल करने में बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट के बाद है आपका एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो जिनको क्लिनिकल में बहुत इंटरेस्ट है वो क्लिनिकल के बारे में, उसके की पॉइंट्स, उसके की एलिमेंट्स बहुत कुछ अब तक जान चुके होंगे। जिनको क्लिनिकल साइकोलॉजी में डर लगता है, घबराहट होती है, कुछ भी ऐसा है, तो इसको पढ़ना है, इसको छोड़ के नहीं जाना है, हमें छोड़ के कोई भी चैप्टर नहीं जाना है क्लिनिकल साइकोलॉजी से। क्योंकि ट्रेंड है 8, 10, 5, 6 इतने क्वेश्चंस ऐसे ईयर बाय ईयर, कभी कुछ कभी ऐसे आ जाते हैं। तो एबनॉर्मेलिटी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत ही की टर्म्स होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया से आ जाते हैं, एंग्जाइटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम अगर बेसिक्स उनको क्लियर कर लेंगे, जैसे आपकी एबनॉर्मेलिटी पूछा हुआ है, बिल्कुल सिलेबस का है एबनॉर्मेलिटी, इसके कॉन्सेप्ट्स कैसे चेंज हुआ, कैसे हम पता करते हैं कि क्या एबनॉर्मल है, क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है, ये कौन डिसाइड करता है। इसके 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 Ds ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर डायग्नोज और डिसऑर्डर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। DSM का क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि DSM कैसे आया, कौन दिया, किधर गया, अभी कौन सा DSM का करंट चल रहा है, उस पर क्वेश्चंस होते हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं। डिप्रेशन हम जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि दिस इज़, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड राइट नाउ, बट जब भी डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को हम बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर्स और ये सब करते हैं, फिर उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, डिसऑर्डर्ड मूड के क्या कॉजेज़ होते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स कैसे होता है, ट्रॉमा कैसे आता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं आपके, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स भी होते हैं। इनसे बेसिक क्वेश्चंस बिल्कुल आए हुए हैं और हम उन सबको देखेंगे। नेक्स्ट सेम आपके अल्टर्ड आइडेंटिटीज़ में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, मतलब एक ही इंसान स्प्लिट पर्सनालिटी में कैसे चला जाता है, कैसे वो 2 रोल प्ले करने लगता है, जो कि हमें कभी कभी मूवीज़ में देखने को मिलता है। और वो रियलिटी है कि सच में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में इंसान स्प्लिट पर्सनालिटीज़ में फील करने लगता है। इसके टाइप्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स में क्या क्या होता है, सेक्शुअल डिसफंक्शनल डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, इनकी कैटेगरीज कैसे कैसे हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के कॉज क्या क्या होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया कैसे हो जाता है, सिम्पटम क्या है इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं।
बहुत ही ज़्यादा प्यार जिस चैप्टर को मिलता है वो है स्टैट्स, और रिसर्च भी है। या तो हम इन चैप्टर्स से डरते हैं या तो हम इन चैप्टर्स को बहुत ही प्यार करते हैं। तो ये चैप्टर्स बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये अगर हम जब भी साइकोलॉजी का पढ़ाई शुरू करते हैं तो वो दो पार्ट में हो जाती है, एक जनरल साइकोलॉजी और एक स्टैट्स और रिसर्च का पार्ट। अभी तक जितना भी टॉपिक था वो सिर्फ जनरल साइकोलॉजी का पार्ट था। ये आपकी रिसर्च और स्टैट्स का जो पार्ट है वो एक नाइटमेयर की तरह डराता है। तो उसके जो टॉपिक्स है वो हम अभी देख लेते हैं। वो है साइंटिफिक रिसर्च, कैसे कैसे साइंटिफिक रिसर्च मूव करता है, हाइपोथेसिस कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे एक टेस्ट को रन कराते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, क्या करते हैं, अप्रोचेस क्या होती हैं, इसमें क्रिटिकली थिंकिंग, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का क्या रोल है, डिस्क्रिप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, कोरिलेशंस क्या होती हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और उसकी कंट्रोलिंग जो हैज़ार्ड्स हैं एक्सपेरिमेंट के, या फिर एथिक्स जो है उसको कैसे हम फॉलो करते हैं एक एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान। अब आपका जो सिलेबस था, गिवन सिलेबस CUET का, वो थे 13 चैप्टर्स, वो हमने देख लिए, डिटेल देख लिया। जो सिलेबस में नहीं लिखा है वो है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कहीं नहीं गए, वो हमेशा आ जाते हैं किसी भी फॉर्म में, एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर्स के फॉर्म में। सोशल साइकोलॉजी की एट्रीब्यूशनल थ्योरीज, कंफर्मिटी, ओबीडियंस, तो इनके लिए हम NCERT का एक बेसिक पैटर्न देख सकते हैं। बुक्स हम डिस्कस करेंगे एक अगले वीडियो में, अगर इम्पॉर्टेंट तो हैं बुक्स तो हम अगले वीडियो में उनको फिर से डिस्कस करेंगे। ये था आपका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ HUQP 20 साइकोलॉजी के सिलेबस का। तो ये जो सिलेबस अभी आपने देखा, इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हिस्टोरिका के ऐप को डाउनलोड करके। इस वीडियो में भी एक ड्राइव लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस डाउनलोड करिए, सिलेबस को अपने साथ रखिए, बिल्कुल अपनी छाया की तरह। हमने भी यही किया था, हमने सिलेबस को पूरा हम हर दिन अपने साथ रखते थे। क्या पढ़ लिया टिक करते थे, क्या नहीं पढ़ा, क्या बचा है, क्या ऐड कर लिया इस सिलेबस में, कितना किस टीचर से पढ़ लिया, वो बिल्कुल रखते थे। और ये सिलेबस के साथ हमने इसके हमारी एक वीडियो थी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, आप वो देख सकते हैं बेसिक्स के लिए। बाकी ये सिलेबस जैसे है, आपकी जो क्लासेस लॉन्च होंगी, आपकी जितनी भी यूट्यूब पे क्लासेस आएंगी, जो भी आएंगी, आपके बैचेस अभी चल रहे हैं, आपका ऑफर है अभी, तो आपको 3999 में ये बैचेस मिल रहे हैं। बैचेस में हम बहुत ही कन्फाइंड तरीके से वो क्लासेस को रन करेंगे। तो हिस्टोरिका पे आपको आपकी प्रिपरेशन शुरू करने से लेके आपके सिलेक्शन तक यहाँ पे आपके साथ लोग जुड़े रहते हैं। तो प्लीज़ डू डाउनलोड दी ऐप। आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।